नमस्कार, दिन भर की खबरों का अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। गुजरात के आणंद में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को प्राकृतिक खेती का ज्यादा फायदा मिलेगा। इस दौरान उनके साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान पुरानी तकनीकों को नए सांचे में ढालने की भी बात कही। गुजरात में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती का अपनाने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि इस दिशा में नए सिरे से शोध करने होंगे और प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान ढांचे में ढालना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती का सबसे अधिक लाभ छोटे किसानों को होने वाला है। यदि वह प्राकृतिक खेती कर अपनी तरफ उसकी तरफ रुख करेंगे तो उनका लाभ उनको सीधा मिलेगा। उन्होंने सभी राज्यों से प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कृषि के अलग अलग आयामों में खाद को लेकर फिर भी प्राकृतिक खेती लगातार की जाती है। ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत का अवलोकन करने और उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के साजिश साबित होने के बाद से एसआईटी को लेकर पूछे गए सवाल पर मीडिया पर भड़कने के बाद से अजय मिश्रा टेनी को अब दिल्ली तलब किया गया है। और इतना ही नहीं, विपक्ष भी लगातार अजय कुमार मिश्रा टेनी से इस्तीफे की मांग कर रहा है और बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी द्वारा इस हिंसा को साजिश करार दिया जाने के बाद अजय मिश्रा को बर्खास्त किए जाने की मांग तेज हो गई है। गौरतलब है, एसआईटी जांच में सामने आया है कि आशीष मिश्रा के नाम पर सवाल किए जाने पर अजय मिश्रा ने मीडिया से बदसलूकी की थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया और एक बार फिर अजय मिश्रा विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में प्रश्नकाल के समय कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। केंद्र सरकार कई बैंकों को निजी हाथों में देने का फैसला कर रही है, जिससे कर्मचारियों में काफी गुस्सा है। इसी को लेकर बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार कई बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी कर रही है, जिसके चलते बैंक कर्मचारी नाराज हैं। गुरुवार से बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे देश भर के बैंकों का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। बैंकों की हड़ताल से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पैसों की आवाजाही भी सही तरीके से नहीं हो रही है और लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जश्न मनाया जाएगा जयराम सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरा होने पर। आपको बता दें कि इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। सरकारी आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मंडी जिले के पड्डल मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 20,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। मंडी जिला का पारंपरिक व्यंजन मेहमानों को परोसा जाएगा। 6 गेट्स लगाए गए हैं और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 27 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर तकरीबन 10 दिन बचे हैं। जयराम सरकार इस बाबत जश्न मनाने जा रही है। कार्यक्रम मंडी जिला के पड्डाल मैदान में होगा। 27 दिसंबर को 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी मंडी में 27 दिसंबर को दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। गौर रहे कि इससे पहले पीटरहॉफ में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में करीब 13,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुनिश्चित किया गया था। इसके बाद इन उद्योग को स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जयराम सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंडी पहुंचेंगे। इस दौरान पंडाल मैदान में विभिन्न प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। सरकार दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में गिनती के बड़े निवेशकों को आमंत्रित करेगी। इसमें 600 से
1000 करोड़ रुपए के निवेश कर उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को निमंत्रण दिया जाना है ताकि समारोह में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटने से बचा जा सके। दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में करीब 15,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लंबे समय से चली आ रही कोरोना की इस जंग में एक नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन का सामना करना बहुत ज़रूरी है। अब बुधवार के दिन इसमें लगभग 16 केस सामने आए हैं और इसी के साथ देश में ओमिक्रॉन के 77 केस हो चुके हैं। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों में अब तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस का खतरनाक स्वरूप अब 11 राज्यों में फैल चुका है। बुधवार को ओमिक्रॉन स्वरूप के केरल में 4, महाराष्ट्र में 4, तेलंगाना में 2 और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एक नए मरीज सामने आए हैं। साथ ही कुल मरीजों की संख्या 12 लोगों की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं आज दिल्ली में 4 और गुजरात में 1 मामला सामने आया। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 75 पार पहुंच गई है। एक साल तक चले आंदोलन के बाद किसान घर वापसी कर चुके हैं। वहीं एक साल तक किसानों के साथ डटे रहे राकेश टिकैत भी अपने घर लौट गए हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं राजनीति में आने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल को उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि राकेश टिकैत 2 बार राजनीतिक मैदान में हाथ आजमा चुके हैं। एक साल से ज्यादा वक्त तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ डटे रहे राकेश टिकैत अब मुजफ्फरनगर स्थित अपने घर लौट गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों की आखिरी जत्थे के साथ रवाना हुए राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जब उनके राजनीतिक दल के पोस्टर में छपी उनकी तस्वीर को लेकर सवाल पूछा गया तो टिकैत ने साफ किया कि वह राजनीति में नहीं आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा, मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं और किसी भी पार्टी को मेरा नाम और तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राकेश टिकैत 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मैं बिल्कुल भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हूं और किसी भी पार्टी को मेरा पोस्टर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही नाम इस्तेमाल करने की। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण की घोषणा के बाद सरकारी बैंकों के कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और उसी को लेकर राष्ट्रव्यापी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में भी कर्मचारियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों की माने तो निजीकरण का विरोध वो पहले भी कर चुके हैं और ऐसे में सरकार की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में निजीकरण को लेकर सरकारी बैंक कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से अगर सरकार बैंकों का निजीकरण करेगी तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी बैंकों में कहीं ना कहीं आम मजदूर किसान आसानी से अपना खाता खुलवा लेता है, लेकिन प्राइवेट बैंकों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकारी कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में जिन लोगों के इन बैंकों में खाते हैं उन लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में वीरवार को हुई। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने का फैसला हुआ है। बैठक के बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी है कि शीतकालीन सत्र की अवधि को बढ़ाकर अब 22 दिसंबर तक के लिए किया गया है। इसके अलावा नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि शीतकालीन सत्र की अवधि विपक्ष की मांग पर 1 दिन के लिए बढ़ाई गई है। इसके अलावा इस बार के शीतकालीन सत्र में अभी तक विपक्ष की तरफ से 33 कॉलिंग अटेंशन दिए गए हैं, जबकि सरकार 6 बिल लेकर आने की भी तैयारी में है। शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है।
लवारिस हालत में मिली मासूम को अब मिलेगा पंचकूला शिशु गृह का सहारा। आज उसे जगाधरी सिविल अस्पताल से पंचकूला के लिए भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि 9 दिसंबर की रात किसी अज्ञात महिला द्वारा जगाधरी सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के अंदर एक 2.5 माह की बच्ची को छोड़ दिया गया था। हालांकि वहां पर स्टाफ में जो तैनात नर्स थी उसके द्वारा आसपास पूछताछ की गई, लेकिन किसी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और उसके बाद बाल कल्याण विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और सभी टीमों द्वारा जांच की गई, लेकिन उसके परिजन नहीं मिल पाए। इसके लिए अब बच्ची को, जो कि पिछले 9 दिसंबर से लेकर अब तक डॉक्टरों की निगरानी में थी, डॉक्टर का कहना है कि बच्ची पूरे तरीके से स्वस्थ है और उसे आज पंचकूला भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चे को पालने में असमर्थ है, वो ऐसा करके मासूमों को झाड़ियों में या अन्य जगहों पर ना फेंके। सिविल अस्पताल जगाधरी के अंदर इसके लिए पालना भी लगाया है, ऐसी अपील वहाँ के डॉक्टरों ने की है। महम के बहनी मातो गांव में कुछ जाति विशेष के अनुसूचित जाति के कुछ परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। कुछ दिन पूर्व ही गांव का एक सवर्ण जाति का युवक अनुसूचित जाति के एक रात को घर में घुस गया था और जिसकी वजह से उन्होंने उसके खिलाफ महम थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था और इस दौरान जो है पुलिस ने उसके खिलाफ SC/ST एक्ट का भी मुकदमा दर्ज किया है। उसके बाद गांव में पंचायत हुई और काफ़ी विवाद बढ़ गया है और दोनों पक्षों के बीच काफ़ी तनाव का माहौल है और ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह का युवक ने दोष किया था और उसको उस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो है गांव में जातीय द्वेष न पनपे, इसलिए SC/ST की धाराएं हटवा, लेकिन जो है सूचित का जो परिवार है शिकायतकर्ता, वो इस बात को इनकार है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार महम पुलिस से संपर्क में है और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और गांव ने भी सामाजिक बहिष्कार का निर्णय ले लिया है और इस गांव के लोगों ने निर्णय लिया है कि न तो इन परिवारों को खेतों में घुसने दिया जाएगा और न ही दिहाड़ी मजदूरी करने दी जाएगी और जिस वजह से इन परिवारों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है और पशुओं के लिए चारे आदि की भी समस्या पैदा हो गई है। सदर विधानसभा क्षेत्र के बंदलाधार में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का आज विधिवत रूप से तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे के द्वारा आज प्रथम वर्ष के जो छात्रों को यहाँ पर जो कक्षाएं आज से जो शुरू हुई है और कन्या छात्रावास का जो शुभारंभ यहाँ पर मंत्री जी के द्वारा किया गया है, विधिवत रूप से आज उसका शुभारंभ हुआ है। उनके साथ सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष ठाकुर भी मौजूद रहे। आज से इस सत्र की कक्षाएं यहाँ पर शुरू हो गई है और आने वाले सत्र की कक्षाएं भी अब यहाँ पर विधिवत रूप से चलेंगी। आगजनी के पीड़ित रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए चारों तरफ से हाथ आगे आ रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने रहने खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए हर संभव मदद शुरू कर दी है। SDM सलोनी शर्मा नूह ने आज फिरोजपुर नमक चंदेनी मार्ग पर पहुंचकर रोहिंग्या परिवारों के लिए सूखे राशन के पैकेट वितरण किए, जो 15 दिनों तक इन परिवारों के लिए पर्याप्त मात्रा में रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने साफ कहा है कि रोहिंग्या परिवारों की हर तरह की मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगजनी की घटना के दौरान जिस तरह जिला प्रशासन के अधिकारियों ने देर रात तक पूरी मदद की, ठीक उसी तरह आसपास के गांव के लोगों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जो मदद की उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। रोहिंग्या परिवारों को अब कंबल के साथ साथ खाने पीने की सभी वस्तुएं जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराई दी गई हैं और आगे भी उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। निवाड़ी रोहतक मार्ग पर गंगायचा टोल प्लाजा के आज 78 कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा था। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यहाँ करीब 4 महीने से किसानों ने आंदोलन दिया था, तो ऐसे में यहाँ टोल प्लाजा बंद था।
ऐसे में जब टोल प्लाजा बंद था तो कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। इसी को लेकर आज जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है। जैसे ही जिस तरह के दिशा निर्देश मिलेंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। रतिया में जनता टीवी की खबर का एक बार फिर असर हुआ। शहर के बीचों बीच गर्ल स्कूल के आगे लगे गंदगी के ढेर, जिससे आने जाने वाली छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और मामला एसडीएम के संज्ञान में आया। एसडीएम ने तुरंत नगर पालिका को कूड़ा उठाने के आदेश दिए। कूड़ा उठने के बाद स्कूल प्रशासन ने जनता टीवी का धन्यवाद किया। समालखा में जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार समालखा में सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही समालखा में सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जिसमें ट्राला चालक ने 2 व्यक्तियों पर ट्राला चढ़ा दिया था। वहीं आज भी समालखा में बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें समालखा के रहने वाले 2 युवक बाइक से गन्नौर जा रहे थे, जो किसी कार से टकराने के बाद सड़क पर गिरे और सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई। वहीं उनके इंतजार में कोई अन्य युवक खड़ा था जो घटना में घायल हो गया, जिसे पानीपत के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि दोनों ही युवक अपने घरों में इकलौते थे, यानी कि दोनों ही 2 परिवारों के आज चिराग बुझ गए। हमारा भी युवकों से और अन्य लोगों से यही कहना है कि जैसे जैसे धुंध बढ़ रही है, वाहनों को आराम से चलाएं और वह हेलमेट आदि का भी जरूर प्रयोग करें। तो जनता रिपोर्टर में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।